सामाजिक विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन समझा रहे हैं। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कौन लोग कहाँ कार्य कर रहे हैं, उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखें, कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है और इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था, यानी नियुक्ति पत्र के द्वारा उसको नौकरी मिली, जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब दूसरा उदाहरण समझें, कमल का। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला एक श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे से दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश भी नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला था, नियुक्ति पत्र, जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। अब क्या कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर समझ में आया बच्चों? कांता का रोजगार कैसा है? संगठित क्षेत्र वाला। इसमें वो मतलब उसकी नौकरी एक निश्चित है। संगठित क्षेत्रक में काम करती है और संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, जैसे अपनी व्यक्तिगत दुकान हो जो है, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं, यानी उन्हें पंजीकृत करवानी होती है अपना व्यवसाय और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है और वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। और ये लाभ क्या हैं? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि वो पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार भी होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है।
असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों में होते हैं, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। ये इकाइयाँ और बाहर होती हैं और से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। यानी ये जो असंगठित क्षेत्रक होते हैं, इनमें कोई नियम नहीं होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता और वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर भी निर्भर होते हैं। यदि नियोक्ता को पसंद होते हैं तो उनका काम चलता रहता है और पसंद नहीं होते हैं तो नियोक्ता उन्हें हटा देता है। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः भी नियोजित होते हैं, मतलब खुद भी अपना काम करते हैं अलग से। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। तो इस तरह जो मैंने अभी जो समझाया संगठित और असंगठित, इसके बारे में ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको इनके आंसर लिखना है। जैसे पहला है, विद्यालय में मतलब निम्नलिखित उदाहरणों को देखें, इनमें से कौन असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो विद्यालय में पढ़ाता एक शिक्षक, ये आपको छांटना है इसमें से। बाजार में अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी ढोता हुआ एक श्रमिक, अपने खेत की सिंचाई करता एक किसान, अस्पताल में मरीज का इलाज करता एक डॉक्टर, एक ठेकेदार के अधीन काम करता एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, एक बड़े कारखाने में काम करने जाता एक कारखाना श्रमिक, अपने घर में काम करता एक करघा बुनकर। यानी इनमें से कौन से असंगठित क्षेत्र में आते हैं, ये आपको छांटने हैं। दूसरा, संगठित क्षेत्र में नियमित काम करने वाले एक व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें। सभी पहलुओं पर उनकी कार्यस्थितियों की तुलना करें। और तीसरा है, असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच आप विभेद कैसे करेंगे, अपने शब्दों में इसको लिखना है। और चौथा है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में भारत के सभी श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई सारणी में दी गई है। सारणी को सावधानी से पढ़ें और विलुप्त आंकड़ों की पूर्ति करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये कार्य बेटा आप लोगों को करना है और इनके नीचे जो प्रश्न दिए इनके आंसर भी लिखने हैं। असंगठित क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत क्या है? क्या आप सहमत हैं कि कृषि असंगठित क्षेत्र की गतिविधि है? क्यों? यदि हम संपूर्ण देश पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में ये रिक्त स्थान है, इसको भी आपको भरना है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं